देखिए पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट का पहला वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने बताए थे, फिर डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बताए थे, फिर कोफैक्टर का प्रॉपर्टीज दिखाए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, एक स्टूडेंट पूछे हैं क्वेश्चन, पहले उसको बता देते हैं। क्वेश्चन बुक से ही है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कहता है कि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू, इस ढंग से लिखा हुआ है a11 a12 फिर a21 a22 a23 फिर a31 a32 a33। ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का जो aij इसका कोफैक्टर है, आप कल बताए भी थे कि एलिमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। a11 लिखा हुआ मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये 12 है मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो इसी का जो कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर है, तो इसके कोफैक्टर को कैपिटल A11 लिखेंगे, इसके कोफैक्टर को कैपिटल A12 लिखेंगे। बात समझ गए? इसके कोफैक्टर को कैपिटल 13 लिखेंगे। तो वही पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो पहला प्रॉपर्टी जो लिखा है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, उसमें लिखा हुआ है, बात समझ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर में कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल होता है। तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू का इक्वल हो जाता है। तो देखो ऑप्शन में कि कौन सा रो लिया है, फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो। तो जिस रो का एलिमेंट लिखेंगे कोफैक्टर की, उसी का लिखना है। तो बोलो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? यदि फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखते हैं, इसका फर्स्ट रो का, तो कैसे डिटर्मिनेंट का मान लिखेंगे? A11 को कैपिटल A मतलब ये एलिमेंट हुआ, ये इसका कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट हुआ और ये इसका, फिर ये एलिमेंट हुआ और ये इसका कोफैक्टर। तो प्रत्येक फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बात समझा? यदि ये ऑप्शन में मिल गया यही टिक करना, यदि ये नहीं मिलेगा फिर सेकेंड रो लिखेंगे। तो सेकेंड रो को यदि लिखते हैं, मान लो ये मिल गया तो यही टिक कर देना ऑप्शन। अरे सेकेंड रो, तो फिर वैसे कि सेकेंड रो का पहला एलिमेंट ये है, इसको अपने कोफैक्टर के साथ गुना करो, फिर सेकेंड रो का जो दूसरा एलिमेंट है उसको अपने कोफैक्टर के साथ गुना करो, फिर सेकेंड रो का जो तीसरा एलिमेंट है उसको अपने कोफैक्टर के साथ। सब डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू है, ये मिलेगा ऑप्शन, इसमें टिक करेंगे, ये मिलेगा इसमें टिक करेंगे। थर्ड रो भी ले सकते हैं, फिर वही, तो ये एलिमेंट है इसका कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट है इसका कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर, तीनों को गुना करके ऐड कर देंगे। कॉलम भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, बारी बारी से जो ऑप्शन मिल जाएगा वही आंसर। जहां ऑप्शन मिला हुआ है ना, देखो यहाँ पर बी नंबर यही है लिखा हुआ, A11 A11 A12 A12 और A13, और वहां 31 है लिखा हुआ, तो वो नहीं होगा, वहां A31 लास्ट में है, इसीलिए वो नहीं होगा। A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D होगा। A11 फिर A21 मतलब फर्स्ट कॉलम से लिखा है, ऑप्शन के अनुसार ये होगा, फर्स्ट कॉलम के अनुसार लिखा है। देखो फर्स्ट कॉलम जो लेंगे, हम फर्स्ट रो लिखे थे, तो यदि फर्स्ट कॉलम लेंगे तो क्या लिखेंगे? A11 को इसके कोफैक्टर से गुना करेंगे, फिर A21 को इसके कोफैक्टर से गुना करेंगे, फिर A31 को इसके कोफैक्टर। ये फर्स्ट कॉलम के अनुसार लिखा है, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं, मतलब यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही है, समझ गया? जो एलिमेंट लेते हैं उसी के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना। एलिमेंट लेना किसका है? तो किसी भी एक रो का या किसी भी एक
कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। अभी फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है पहला, ये उसका कोफैक्टर है, फिर फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट है, ये उसका कोफैक्टर, फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट है, ये उसका कोफैक्टर है, सबको गुना करके ऐड कर देंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। अब समझ में आया? अब आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे। ऑप्शन डी सही है, टिक कर लेना। अब नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज तो देखो, पहला प्रॉपर्टीज क्या है समझना, पहले समझ लो तब लिखना। कि मान लो कोई डिटरमिनेंट यहां डेल्टा इक्वल टू लिखा हुआ है, ए बी सी, कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ, 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम। बताया है तुम लोगों को पिछले क्लास में कि डिटरमिनेंट में हमेशा रो और कॉलम सेम होगा, जितना रो उतना ही कॉलम। यहां 3 रो 3 कॉलम है, तो इस डिटरमिनेंट का सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो रो को कॉलम में करेंगे तो कॉलम भी रो में चला जाएगा। बात समझ गया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ऐसे यदि लिखते हैं इसको, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो देखो हम रो को कॉलम में लिखे थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। कॉलम भी रो में चला गया। देखो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो में है लिखा हुआ, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में है लिखा हुआ, थर्ड कॉलम थर्ड रो में है लिखा हुआ। तो डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब समझ रहे हो ना, रो के स्थान पर कॉलम, फर्स्ट रो के स्थान पर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के स्थान पर सेकेंड कॉलम, थर्ड रो के स्थान पर थर्ड कॉलम। ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। मतलब जो आंसर इस डिटरमिनेंट का आएगा वही आंसर इस डिटरमिनेंट का भी आएगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, मतलब दोनों इक्वल ही होगा। यदि इसका आंसर डेल्टा है तो इसका भी आंसर डेल्टा ही होगा। यदि इसका आंसर मान लो -10 है तो इसका भी -10 ही होगा। कब? जब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तब जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में लिख देंगे, कॉलम ऑटोमेटिक रो में चला जाएगा। ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। जो इसका वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू होगा। तो लिख लो तब कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged। अनचेंज्ड मतलब चेंज्ड नहीं होगा। when its rows and columns be interchanged। बात समझ गए कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। कब? जब इट्स रोज एंड कॉलम्स भी इंटरचेंज, मतलब उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तब उस डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए लिख लो इसको कि मान लो कोई डिटरमिनेंट हम यहां लिख दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ऐसा लिखने से डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होगा। समझ गया? जो इसका वैल्यू होगा वही चेंज करने के बाद भी वैल्यू होगा। चलो उतारो जल्दी। ऐसे एक एक प्रॉपर्टीज उतारते चलना है, फिर दूसरा समझना है। प्रिंट करो जल्दी। हो गया?
देखो अब दूसरा प्रॉपर्टीज लिखना है। सेकेंड, अभी क्या बोले थे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना फर्स्ट में, मतलब जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में, लेकिन दूसरा वो नहीं है। दूसरा ये है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, मतलब रो को रो से और कॉलम को कॉलम से, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट be interchanged, then sign of determinant is sign of value of determinant is changed, but numerical value remains unchanged। बात समझ गए? देखो क्या लिखा हुआ कि एनी टू रोज और कॉलम्स, मतलब कोई भी दो रो या कॉलम को ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज, मतलब किसी भी दो रो या कॉलम डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज करेंगे तब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसका सिर्फ साइन बदलेगा, लेकिन मान नहीं बदलेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझ लो, कैसे चेंज के लिखा जाता है वो भी समझ लेना कि मान लो यहां डेल्टा इक्वल टू हम ऐसे लिख दिए, ठीक, कि ए बी सी फिर एक्स वाई जेड फिर अल्फा बीटा गामा, देखो लिख दिए कोई डिटर्मिनेंट। अब इसके देखो पहले रो को रो में इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को रो या कॉलम लिखा हुआ है, रो या कॉलम, ठीक, कोई एक, तो कैसे लिखते हैं इसे, देखो यहां हम लिख रहे हैं कि R1, ऐसे सिंबल भी समझ लेना, R3, R का मतलब रो हुआ और 1 मतलब फर्स्ट रो और ये थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो के स्थान पर थर्ड रो को लिखना है और थर्ड रो के स्थान पर फर्स्ट रो को लिखना है। तो ऐसे हो जाएगा, अल्फा थर्ड रो को फर्स्ट रो के स्थान पर और सेकेंड को कुछ नहीं किया जैसे है, और थर्ड रो के स्थान पर फर्स्ट लिख दिए। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसका सिर्फ साइन चेंज होगा। यदि इसका आंसर 7 आया है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लो 7 है, तो इसका -7 हो जाएगा, और यदि इसका मान लो -15 है तो इसका 50, मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव होगा। अभी तो दोनों इक्वल है, क्या लिख सकते हैं हम 15 इक्वल टू -15, लेकिन यदि आगे में माइनस लगा दे, यहां भी माइनस लगा दीजिए, तब बताओ, तब दोनों इक्वल होगा, क्योंकि भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15। तो समझ में आया क्या है कि यदि कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो आगे में माइनस का साइन लगा देना है। किसी भी एक रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आगे में क्या करना, माइनस का चिन्ह, ये सिंबल लिख देना। जिसे एक और समझा देते हैं, इसी में मान लो कि मान लो हम यहां लिख दिए और करते कि ऐसे कि C2 और ऐसे C1, तो देखो C का मतलब हुआ कॉलम और 2 मतलब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। सेकेंड कॉलम के स्थान पर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम के स्थान पर सेकेंड कॉलम, तो कर दो इंटरचेंज, तो बताओ क्या होगा, तो बी वाई बीटा और इसके स्थान पर फर्स्ट कॉलम ए एक्स, अब थर्ड को कुछ नहीं किया, तुम तो जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा। बात समझा? तो इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट दोनों में क्या अंतर आएगा बताओ, तो क्या कहोगे कि यदि इसका साइन +15 है तो इसका -15 हो जाएगा, और यदि इसका मान लो -20 है तो इसका +20 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो आगे में माइनस लगा दे,
तब आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं ये दोनों भी इक्वल है, डेल्टा इसका भी वैल्यू होगा। तो यहां आपको यही याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आगे में माइनस का चिन्ह दे देना। किसी भी रो को रो से इंटरचेंज करते हैं, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, ध्यान रखना। वो पहला था कि सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, रो को कॉलम में। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है, कोई भी दो रो या कॉलम, रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तब उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आगे में माइनस लगा देना। अब कैसे सिंबल लिखना समझ गया ना? ऐसे जिसको इंटरचेंज करना है यहां लिख देना R1 R3, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है। वहां समझा रहे हैं, होगा तो कोई एक ही को ना, रो को रो में इंटरचेंज करेंगे या कॉलम से। वहां समझा है कि रो में रो को इंटरचेंज करना या कॉलम से कॉलम को इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करेंगे तो आगे में माइनस का चिन्ह लगा देना, तब इक्वल होगा। नहीं माइनस लगाओगे तब इक्वल नहीं होगा। इसलिए याद रखना, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आगे में माइनस का चिन्ह लगा देना। समझ गया बात? चलो उतारो सेकंड प्रॉपर्टी, एग्जांपल भी उतार लेना है, एग्जांपल सहित उतारो। हो गया प्रिंट? अब देखो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी समझना कि ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट are equal to या are 0, then the value of determinant is also equal to 0। बात समझे कि कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि 0 है तो डिटर्मिनेंट का मान भी कितना होगा? 0 होगा। जैसे एग्जांपल समझ लो, कि मान लो यहां डेल्टा इक्वल टू यहां लिख दिए पहले कि 1 4 5 फिर 0 0 0, ठीक। और फिर यहां पर लिख दिए -2 6 और 1। तो यदि डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो, समझना प्रॉपर्टी, कि किसी कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट का आंसर में कितना होगा? वैल्यू भी कितना होगा? 0 होगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट क्या लिख देना, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्यों? सोच समझना। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कर निकालने बताए थे, कहे थे किसी भी एक रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड करना, तोड़ना। तो हम जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 है उसी के लोग एक्सपेंड करेंगे। तो 0 इंटू कुछ भी लिखेंगे, 0 0 इंटू कुछ भी 0 0 इंटू कुछ भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आंसर होगा। इसीलिए जिस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि 0 है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी कितना होगा? 0 होगा। उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। कोई भी एक
रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि जीरो है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो ही होगा। अब चौथा प्रॉपर्टीज लिखना है। क्या है चौथा प्रॉपर्टीज, अब समझना कि इफ ईच एलिमेंट्स of any two rows or columns of a determinant are identical कि प्रत्येक एलिमेंट कोई भी दो रो या कॉलम्स, फिर एक बार समझना, रो को रो से देखना, कॉलम को कॉलम से देखना है कि कोई भी दो रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब हूबहू एक लिखा हुआ है, समझ गया। आइडेंटिकल मतलब यही हुआ एकदम सेम टू सेम, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कि देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। कि यदि कोई भी दो रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, रो को रो से देखना, कॉलम को कॉलम से देखना, किसी भी दो रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि आइडेंटिकल है मतलब सेम टू सेम, एक ही लिखा हुआ हूबहू एक ही जैसा, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। उसका मान हमेशा जीरो होता है। कोई भी दो रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट आइडेंटिकल है, सेम टू सेम लिखा हुआ, तो उस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू कितना होगा, तो जीरो होगा। जैसे एग्जांपल समझ लो, मान लो डेल्टा इक्वल टू हम यहां लिख दिए ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड और फिर ए बी सी। तो बता, कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल दिखाई पड़ रहा है, कौन कौन, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम टू सेम है लिखा हुआ, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। तो जब सेम है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, जीरो। सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर जीरो। यहां रिजल्ट लिख देना कि एट C1, फिर समझाए थे, एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए आंसर जीरो हुआ। C1 मतलब फिर समझा, मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, जीरो होगा। कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है मतलब हूबहू एक ही जैसा लिखा हुआ, सेम टू सेम, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो जीरो होगा। चलो उतारो, दोनों प्रॉपर्टीज उतारो। यही दो केस में जीरो जब प्रूफ करना होगा क्वेश्चन में, तो जनरली यही किया जाता है। ऐसे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फिर निकालना ही है। प्रिंट करो दोनों प्रॉपर्टीज। चलो अब पांचवा प्रॉपर्टीज देखना, क्या है पांचवा प्रॉपर्टीज। each elements of any one row or columns of a determinant, if each elements of any one row or column of a determinant
consists the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two other determinant. देखो क्या लिखे हैं, समझना। पांचवा प्रॉपर्टी कि कोई भी एक रो या कॉलम, डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो और कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट कंसिस्ट मतलब रखता है द सम ऑफ टू टर्म्स मतलब दो टर्म का सम। किसी भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म का सम रखे हुए है, तो आप उस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो उस डिटर्मिनेंट को आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, देखो एग्जांपल कि मान लो हम यहां डेल्टा इक्वल टू लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ और यहां प्लस एक्स प्लस वाई फिर जी एच आई और प्लस जेड है लिखा हुआ। ये कोई डिटर्मिनेंट है, बताओ डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म का सम है रखे हुए, तो कौन सा है? तो कहोगे थर्ड कॉलम का। थर्ड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो गो का सम है कि नहीं है? तो थर्ड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि दो ठो टर्म का सम है, तो आप इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिख सकते हैं सब समझना। देखो पहले तो जो जैसे है वही, यहां थर्ड कॉलम में तो थर्ड कॉलम खाली होगा, पहले ऐसे लिख दो ए बी सी फिर डी ई एफ फिर जी एच आई अब प्लस। अब देखो यहां दो ठो तो दो बार ये लिखाएगा, बाकी तो वैसे लिखाएगा जैसे ए बी एक्स फिर डी ई वाई और जी एच जेड। इस ढंग से लिख देंगे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में। अब मान लो इसमें तीन छोड़ा था, जैसे सी प्लस एक्स प्लस अल्फा है, फिर एफ प्लस वाई प्लस बीटा है, फिर आई प्लस जेड और प्लस गामा है। यहाँ तीन गो का सम रहता है, तो तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखा था। पहले ये दोनों तो जैसे है सम में वैसे लिखना है, फिर एक बार ए सी एफ आई लिखते, दूसरा में एक्स वाई जेड लिखते, तीसरा में फिर अल्फा बीटा गामा लिखते। बाकी दोनों कॉलम तो ऐसे रहेगा, और रो में भी रहेगा तो भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, इसको डेल्टा 1 कर देते हैं, इसको डेल्टा 2 कर देते हैं। फिर मान लो ऐसे लिखे ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा और सी प्लस गामा, और यहां डी ई एफ और जी एच आई। तो बता इस डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म का सम रखे हुए हैं, तो क्या करोगे कि हाँ फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट दो का सम है, तो क्या करेंगे इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे? दो ठो डिटर्मिनेंट में तो देखो यहाँ दो एलिमेंट है, तो बारी बारी से एक बार एक को लिखना, फिर दूसरे बार पहले ऐसे लिख देंगे ए बी सी, और फिर नीचे तो जो जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा, और फिर प्लस। अब दूसरा मतलब अल्फा बीटा गामा फिर डी ई एफ और फिर जी एच आई। ये हो गया, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख दिया। तब समझ में आया प्रॉपर्टीज कि कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा, ऐसे आपको जरूरत दो ही का, हम इसीलिए दो लिखे हैं, दो से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तो यदि दो टर्म का सम रखाए हुए है, तो आप उस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझ गए? रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। एक एग्जांपल कॉलम में भी दे दिया, एक एग्जांपल रो में भी दे दिया।
समझ गया कैसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के, जिसमें दो सम है उसी खाली दो बार लिखाएगा, बाकी तो जो जैसे वैसे हमेशा लिख देना। समझ गया बात? चलो उतारो 5वां प्रॉपर्टीज का, प्रिंट करो जल्दी। हो गया प्रिंट? अब देखो छठा प्रॉपर्टीज क्या है, छठा सो समझना, ठीक? कि each elements of a determinant each elements of any one row or columns, कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी multiplied by k, then the value of determinant be k times its original value। बात आया समझ में कि ना? क्या लिखा हुआ समझना कि कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में आप k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी एक रो, ध्यान देना, एक ही ठो कोई रो लेना है या कॉलम है, यानी रो लेना है तो रो ही, तब कॉलम से कोई मतलब, और कॉलम लेंगे तो सिर्फ कॉलम, फिर रो से कोई मतलब नहीं है। कोई भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में यदि k से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? तो जो पहला वैल्यू है उसका k टाइम्स हो जाएगा, मतलब k गुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझना, कि मान लो यहां डेल्टा इक्वल टू, हम इसे लिख दीजिए GHI, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लो डेल्टा मान लीजिए। यदि हम इसमें किसी भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हम थर्ड रो में मान लो k से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें थर्ड रो में, बाकी सिर्फ थर्ड रो में, बाकी जो जैसे वैसे लिखा है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो बताओ। तो कहोगे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसके वैल्यू का भी k गुना हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू यदि डेल्टा है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू k इंटू डेल्टा हो जाएगा। मतलब यदि इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? k इंटू 10। समझ गया? इसके वैल्यू का k गुना। समझा? नहीं समझा तो अंक लिख के एग्जांपल से समझा देता है। दूसरा एग्जांपल लिखना कि मान लो यहां डेल्टा इक्वल टू हम लिख दिए, देखो कि 2, 3, 1 और 4। पहले डिटर्मिनेंट का मान बताओ कितना होगा? तो क्या कहोगे? डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 - 3 इक्वल टू 5। अब देखना, अब इस डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो 3। तो बताओ कितना हो जाएगा? 6, 3, 3,
4। अब इसका वैल्यू बताओ, तो 24 और -9 बराबर 15। देखो इसका आंसर 5 आया था, कितना से मल्टीप्लाई किए हो 3 से, तो 3 गुना आया अपने आया। मतलब यदि ये डेल्टा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा, कितने होगा? बात आया समझ में कि यदि कोई भी कांस्टेंट नंबर हम गुना करेंगे किसी भी एक रो में या कॉलम में, ठीक, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना गुना हो जाएगा। यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुना हो जाएगा। हाँ, अब इसको उल्टा याद रखना। क्या याद रखना? आप सोच समझना। ठीक, देखो तीसरा एग्जांपल से हम समझा रहे हैं, जो याद रखना है वो कि मान लो यदि हम यहां डेल्टा इक्वल टू लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 लिख दिए। डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यदि कोई कांस्टेंट नंबर इस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना है, कोई भी कांस्टेंट नंबर इस डिटर्मिनेंट में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 इंटू डेल्टा निकालना है। 5 डेल्टा क्या होगा? तो देखो 5 इसमें मल्टीप्लाई है, 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तब 5 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब किसी भी एक रो या कॉलम के ही प्रत्येक एलिमेंट में गुना करना है। कोई भी कांस्टेंट नंबर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो किसी भी एक रो या कॉलम के ही प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम सेकेंड रो में कर देते हैं 4 इंटू 5 5 इंटू 5 6 इंटू 5। 5 मल्टीप्लाई करना था, इसमें मल्टीप्लाई किया सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रो में। तो यही समझना है। जैसे यहां देखो 3 मल्टीप्लाई किए थे इसमें, तो 3 किसमें मल्टीप्लाई किया? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में जो जो एलिमेंट है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे इसमें 5 मल्टीप्लाई किए हैं सिर्फ किसमें? तो सिर्फ सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट में, सिर्फ सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? फिर से समझाओ एक बार कि डिटर्मिनेंट में कोई भी कांस्टेंट नंबर यदि मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी एक रो या एक कॉलम के ही प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में उसको मल्टीप्लाई करना है। हर जगह मल्टीप्लाई नहीं होता है, कोई भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। उतारो, तब इसका उल्टा समझाते हैं अगला प्रॉपर्टी में। पहले इसको प्रिंट करो 6 नंबर पूरा एग्जाम्पल सहित। हो गया। नोट में लिखो या प्रॉपर्टी 7 लिखो, दोनों एक ही चीज है। जो इच्छा अपना लिख लो। देखो क्या है इसका उल्टा। अब ये बोलो कि यदि यहां 5 है, थर्ड सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई है, तो आप 5 कॉमन लेके बाहर भी लिख सकते हैं। तो वही हुआ कि यदि कॉमन भी लेना है, इसका उल्टा, डिटर्मिनेंट में कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई भी फैक्टर आपको कॉमन लेना है तो कैसे कॉमन निकालोगे? कब कॉमन निकालोगे? तो क्या कहोगे कि कोई भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में यदि कोई कांस्टेंट नंबर या कोई फैक्टर कॉमन है तो हम कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। फिर से सुनना, कॉमन भी कैसे निकालेंगे? तो कोई भी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से यदि कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई भी फैक्टर, ठीक, एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन है तो हम कॉमन लेकर उसको बाहर लिख सकते हैं। जैसे यहां समझो कि मान लो यहां डेल्टा इक्वल टू लिख दिया ए स्क्वायर बी सी, फिर ए डी ई एफ, फिर ए जी एच आई। ठीक है, तो बता कोई भी नंबर आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है? किसमें दिखाई पड़ रहा है कॉमन? सो बताओ। तो क्या कहोगे? फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में ए कॉमन है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखो कि टेकिंग आउट
फैक्टर्स ए कॉमन फ्रॉम C1। C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, कि फर्स्ट कॉलम में आप ए को क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। क्यों कॉमन निकाल, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में ए है, तो ऐसे ए को बाहर लिख दीजिएगा, बाकी जो बचेगा उतार दीजिएगा। ए कॉमन ले लिए तो डी ई, ए कॉमन ले लिए इससे तो जी एच आई। समझा कि यदि कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई भी फैक्टर हमको डिटरमिनेंट से कॉमन लेना है तो कैसे कॉमन लेंगे, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन निकाल लेंगे। कोई भी नंबर या फैक्टर कोई भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन है तो हम कॉमन लेके उसको बाहर लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल भी समझ सकते हो, युवा 7 का फर्स्ट सेकेंड, कि मान लो डेल्टा इक्वल टू यहां हम लिख दिए 2 4 5 और यहां 8। ठीक, अरे तो यहीं 5 कर देते हैं, यहां 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो बताओ कॉमन दिखाई पड़ रहा है तुमको, तो क्या कहोगे? देखो फर्स्ट रो में भी कॉमन है कि नहीं, फर्स्ट रो में कॉमन। सो बताओ तो क्या कॉमन है फर्स्ट रो में, समझा? तो 2, तो ऐसे लिख सकते हो तुम कि टेकिंग आउट फैक्टर्स 2 कॉमन फ्रॉम R1, मतलब फर्स्ट रो, कि हम फर्स्ट रो से कॉमन ले रहे हैं। कितना? तो 2, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ? 1 2 और 7 5, यही बचेगा। इसको डिटरमिनेंट में अपना लिख दो। कोई भी नंबर या कोई भी फैक्टर आपको डिटरमिनेंट में कॉमन निकालना है तो कब कॉमन निकाल सकते हो? क्या कहोगे कि यदि जो नंबर हमको कॉमन निकालना है वो किसी भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। कोई भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कोई भी नंबर या फैक्टर कॉमन है तो हम कॉमन लेकर उसको बाहर लिख सकते हैं। चलो उतारो, तब 8वां 9वां समझाते हो, दोनों एक ही जैसा है। ये तो उसी का उल्टा हुआ तो छठा प्रॉपर्टी पढ़ाया। हो गया प्रिंट? देखो 8वां प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल से पहले समझ लो तब वहां लिख देंगे। देखो इधर एग्जाम्पल बता रहे हैं 8वां के लिए। पहला एग्जाम्पल कि मान लो यहां डेल्टा इक्वल टू लिख दिए, ठीक, कुछ भी लिख दो, 4 -6 और फिर 1 या -1 और यहां 2। देखो लिख दिए। तो इस डिटरमिनेंट का मान पहले बताओ कितना होगा इसका वैल्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और -6 मतलब 6 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को घटा देते हैं, वैल्यू निकल गया। अब हम तुमको जो इसमें समझाने जा रहे हैं सो समझना। समझाना यह है कि यदि इसमें कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट कर भी दोगे तो भी डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होता। जैसे तुम यहां लिख दो ऐसे कि C2 के स्थान पर C2 और -C1, मतलब समझाओ, C2 मतलब सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम के स्थान पर तुमको क्या लिखना है? सेकेंड कॉलम और माइनस फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को घटा के लिखना है C2 के स्थान पर। C1 तो जैसे है वैसे ही, इसको घटा दो, -4 और फिर 2 और फिर -1। सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को घटा दिए, बाकी जो जैसे है वैसे लिख दिए। अब यहां पर बताओ, 4 -1 यहां हो जाएगा -10 और +3। अब वैल्यू बताओ, तो 12 और
C2 के स्थान पर C2 माइनस C1। अच्छा यहाँ 4 दूनी 8 में होगा, 8 माइनस 6 मतलब 2। ठीक, तो बताओ यहाँ पर, तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। क्या सीखा सो बताओ। वैल्यू चेंज हुआ, पहले भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 ही आया, और सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को घटा दिए तो भी वैल्यू क्या आया, 2 ही आया। घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। अब यहाँ एग्जांपल नंबर 1 पर हम समझा देते हैं। कि मान लो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख दिए 1 माइनस 2 0, फिर माइनस 3 0 4, फिर 0 5 माइनस 6 है लिखा हुआ। कोई दिक्कत नहीं? तो यहां दूसरा कोई नंबर लिख देते हैं, 8 यहां भी लिख देते हैं 9। ठीक, देखो डिटर्मिनेंट है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3, फर्स्ट रो के स्थान पर पहला रो प्लस दूसरा रो प्लस, देखो एक तो ये रहेगा ही, इन्हें है कि C2 के स्थान पर लिखेंगे C2 को ही छोड़ देंगे, नहीं, एक तो C2 लेना ही है। बाकी अब उसमें कोई दूसरा कॉलम में एड सब्सट्रैक्ट होगा, रो में रो ही एड सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो देखो जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 में से 3 चला गया यानी 6। नहीं तो यहां लिख देते हैं पहले एक लाइन कि 1 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 5 और 9 प्लस 4 माइनस 6। अब बाकी जो जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा। बात समझ गया? अब यहां के बाद ऊपर समझ लो। तो देखो यानी यहां डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 1 9, 9 में से 3 चला गया तो 6, यहां 5 में से 2 जाएगा तो 3, 9 4 13 में से 6 चला गया मतलब 7, माइनस 3 0 4 8 5 आया। तो जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वही इस डिटर्मिनेंट का भी मान आएगा। तुम लोग घर में बैठ के दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के देखना, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला इस एग्जांपल से, सो समझा कि यदि कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, उस डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो या कॉलम या तीनों रो, 3 जो रहेगा तो तीनों उसमें ले सकते हैं, को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करके भी लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं होगा, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसी को जनरल फॉर्म में देखो हम ऐसे लिख देते हैं कि मान लो डेल्टा इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है A B C D E F और G H I। यदि हम इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, CI के स्थान पर CI प्लस CJ, या माइनस भी कर सकते हैं, तो कोई 2 भी ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं, C के भी लिख दीजिए, या R1 के स्थान पर RI प्लस RJ, जोड़ भी सकते हैं कोई भी 2 रो या तीनों रो को, या कोई भी 2 या तीनों कॉलम को जोड़ के भी या घटा के भी, लिखने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज। हाँ ये ध्यान देना कि जो जिसके स्थान पर लिख रहे हैं वो एक तो लेना है, बाकी कोई दूसरा रो या कॉलम हो तो रो को रो ही के साथ जोड़ना, घटाना कॉलम को कॉलम। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं होता। मतलब ये ऑपरेशन करेंगे भी तो यही आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का, ऑपरेशन करने के बाद जो पहले आता था। देखो पहले निकाल लेना वैल्यू, यहां किए हैं R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस, तीनों रो को ऐड करके लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो भी जितना आंसर इस डिटर्मिनेंट का आएगा उतना ही आंसर इसका आएगा, जो कि यहां देखो समझाएगा। देखो डेल्टा दिया हुआ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आया। अब क्या किया है, सेकेंड कॉलम के स्थान पर, इसके स्थान पर ये तो रहेगा, इसमें फर्स्ट कॉलम घटा दिया, फर्स्ट कॉलम क्या किया है, माइनस कर दिए, तो भी देखो डिटर्मिनेंट का मान क्या आया, 2 ही आया। वैल्यू चेंज नहीं होता, पहले भी 2 और घटाने के बाद भी
तो जोड़ेंगे तो भी उतने आएगा, जो कि यहाँ देखो करके दिखाए। तुम घर में इसका भी वैल्यू इसका भी वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकालना, देखना आंसर सेम आएगा। समझ गया बात? चलो उतारो, तब लास्ट प्रॉपर्टी समझाते हैं। लास्ट यही है, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। उतारो पहले इसको, तब लास्ट में समझाएंगे। शुरू से एग्जाम्पल सहित दोनों उतार लो। हो गया? देखो लास्ट प्रॉपर्टीज 9 नंबर क्या है समझना। पहले एग्जांपल ही समझ लो। पहला कि मान लो हम यहां कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू लिख दीजिए -1 3 फिर 6 और यहां माइनस या यहां -6 लिख देते हैं। चलो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको इससे गुना करेंगे तो -4 और माइनस इसको इससे गुना करो 18, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा -22। अब जो समझा रहे जा रहे हैं समझना डिटर्मिनेंट का मान। हम अब क्या समझा रहे हैं, अभी क्या बोले थे इससे पहले वाला प्रॉपर्टीज में 8 नंबर में कि कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेना, या तो जोड़ना या फिर घटाना। अब क्या है देखो, जोड़ेंगे घटाएंगे तो, लेकिन कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके भी जोड़ने घटाने से डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं होता है। कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके किसी भी एक रो या कॉलम में पहले कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 4 5 6 या ABC, और तब उसको दूसरे रो या कॉलम में, रो को रो से ही जोड़ना घटाना है, कॉलम को कॉलम से। जैसे यहां देखो हम लिख रहे हैं कि R1 के स्थान पर R1 तो रहेगा ही, अब प्लस या यहां माइनस कर देता है, और यहां पर 2 इंटू R2, मतलब सेकेंड रो में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको घटाना फर्स्ट रो में। ठीक है, तो देखो घटा -1 है, ऐसा पहले 2 से गुना करो तो 6 दूनी 12, तब उसमें घटाना। 3 है और 2 से गुना करेंगे तो 8, यानी कितना हो गया ये, तो -13 -5 और 6 4। अब करो तो -52 और +30 इक्वल टू हो जाएगा -22। देखो पहले भी आंसर कितना आया था, अभी भी आंसर कितना आया। इसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसी एग्जांपल को और लिख सकते हो, जैसे हम यहां देखो लिख देते हैं नेक्स्ट, जा करके समझा देते हैं फिर से एक बार कि सेकेंड कॉलम के स्थान पर सेकेंड कॉलम +3 इंटू फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम में 3 से गुना करना और तब उसको सेकेंड कॉलम में ऐड करना। तो फर्स्ट को कुछ नहीं किया तो वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें 3 से पहले गुना करना तब उसमें जोड़ना, तो 3 - 3, इसमें 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 4 +18 हो गया। तो यानी ये हो गया -1 0 और 6 22, यानी -22 आएगा वैल्यू इसका। इसको इससे गुना करेंगे, ये तो 0 ये हो जाएगा, ये तो 6 × 0। तो क्या सीखा इस प्रॉपर्टीज से कि खाली दो रो या कॉलम को जोड़ने पर भी मान चेंज नहीं होगा, तो भी वैल्यू सेम में आएगा। किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में जोड़ें या घटाएं, ठीक है। और ये लास्ट वाला
कि कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके भी यदि जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, चाहे जोड़े चाहे घटाए, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो भी सेम आंसर आएगा। तो वही जनरल फॉर्म में देखो हम यहां लिख देते हैं कि मान लो कोई डिटरमिनेंट यहां लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई लिखा हुआ है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कि आर आई के स्थान पर आर आई प्लस या माइनस कुछ भी करो लैम्डा इंटू आर जे। मतलब मान लो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के स्थान पर फर्स्ट रो तो लेंगे ही, अब प्लस उसमें सेकेंड रो से लैम्डा गुणा करके तब इसमें जोड़ो चाहे घटाओ, आंसर सेम ही होगा। या कॉलम ले सकते हैं तो सी आई के स्थान पर सी आई अब प्लस माइनस लैम्डा इंटू सी जे और फिर प्लस माइनस म्यू इंटू सी के, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो चूंकि थ्योरी है इसलिए लैम्डा म्यू की है, क्वेश्चन में तो एबीसी रहेगा तो एबीसी से गुना होगा तब जोड़ेंगे या घटाएंगे, और कांस्टेंट नंबर रहेगा कांस्टेंट नंबर से जोड़ेंगे घटाएंगे। तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होता है, जो वैल्यू इसका आएगा वही इसका भी आएगा। जैसे हम मान लो हम लिख दिए R1 के स्थान पर R1 और प्लस लैम्डा इंटू R3, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो के स्थान पर लिख रहे हैं, फर्स्ट रो तो लिखेंगे प्लस इसमें लैम्डा गुणा कर देंगे लैम्डा इंटू जी, फिर यहां बी प्लस लैम्डा इंटू एच और फिर सी प्लस लैम्डा इंटू आई, बाकी जो जैसे है वैसे लिख दो। तो इस डिटरमिनेंट का मान और इसका मान दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, ये भी डेल्टा ही होगा। समझा प्रॉपर्टीज? तो यही 9 प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट का। चलो पहले उतारो फिर समझाते हैं, प्रिंट करो इसको पूरा एग्जांपल सहित, यहां से स्टार्ट करना है, यहां पर खत्म करना है, जल्दी उतारो। अब होमवर्क पहले नोट कर लो, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 पूरा सभी क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करके आना, समझ गया? 4.2 से पूरा क्वेश्चन बना के आना है, जो नहीं बनेगा वो कल बता दिया जाएगा, ठीक है? अब आप लोग समझ जाइए। देखो सबसे पहला बात हम अपने स्टूडेंट्स के लिए संदेश दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों को यही हम बताना चाहते हैं कि पहले जब तक अभी तक लॉकडाउन है, ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तब तक आप लोग सिर्फ 12th बोर्ड का तैयारी कीजिए। बात समझ गए? यदि मान के चलिए 15 अगस्त से भी क्लास स्टार्ट होता है, तो यदि आप 12th बोर्ड कंप्लीट किए हुए रहते हैं तो मेंस एडवांस के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय रहता है। सितंबर से भी मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक, फरवरी, मार्च, मतलब लगभग 7 महीना। तो 1 महीना पहले भी खत्म कर देंगे सिलेबस, मतलब लगभग 6 महीना। तो 12th बोर्ड यदि आपका कंप्लीट है, अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 6 महीना मेंस एडवांस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए काफी समय है।
क्योंकि आपको बेसिक जानकारी तो मिल चुका है, सिर्फ उसी के लेवल को थोड़ा हाई कर देना है। बात समझ गए? और वो पढ़ाई यदि आमने सामने होगा तो ज्यादा फायदा मिलता है। ऐसे आप लोग जो पढ़े हुए, हम क्लास में तो हमेशा बोलते थे कि ये ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं होता, समझ गए? ये अब कहिए कि नहीं कुछ हो पा रहा है, इसीलिए आप लोगों को हम ये वीडियो ऑनलाइन करके पढ़ा रहे हैं, बना के भेजते हैं। बात समझे? तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी फिलहाल जुलाई और अगस्त, समझ गए, मान के चलिए लगभग 2 महीना, 15 जून से 15 जुलाई, फिर 15 जुलाई से 15 अगस्त, 2 से 2.5 महीना के अंदर अगस्त लास्ट होते होते हम 12th बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। मतलब सब कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, ऑल चैप्टर्स का, जितना भी 12th में पढ़ना है चैप्टर, सभी चैप्टर्स का, समझ गया? और जो 12th बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी करवा देंगे। टोटल इतना करवा देंगे कि तुमको 100 में 120 नंबर आ जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड तो जानते ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। बात समझ गया? तो जितना क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मतलब जो छोड़ने वाला भी रहेगा वो भी बन जाएगा। बात समझ गए? और हूबहू वो तो आप लोगों को हम क्लास में हर साल दिखाते ही हैं, हर एक स्टूडेंट्स को, कि हूबहू वही क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो हम क्लास में करवाते हैं, एकदम 100 में 100, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। इसलिए आप लोगों को इतना ही कोऑपरेट करना है हमको कि आप लोग जो हम आपको क्वेश्चन बनाने बोलते हैं उस क्वेश्चन को बना लीजिए, और जो समझाते हैं उसको नोट्स तैयार करके उसको रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार बना लीजिए, ताकि दोबारा फिर कभी हमको 12th बोर्ड का फिर प्रिपरेशन अलग से करना नहीं पड़े। तब फुल्ली आप लोग मेंस एडवांस पर ध्यान दीजिएगा। बात समझ गए? इसीलिए अभी 2 मंथ ओनली 12th बोर्ड। देखो हम हर साल देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं, हम प्रत्येक साल देखते हैं कि बच्चा 2, 2.5, 3 महीना 12th बोर्ड पर समय दे ही देता है। मतलब छठ पूजा के बाद, मतलब नवंबर से इस कहो कि नवंबर से ही बच्चे के दिमाग में चला जाता सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड। तो ऐसे भी जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में एग्जाम होता है, तो भर फरवरी, तो लगभग 4 महीना ऐसे भी तुम्हारा दिमाग 12th बोर्ड पर ही रहता है। तो उससे अच्छा कि अभी पहले 12th बोर्ड का तैयारी कर लो। ऐसा नहीं कि सब चैप्टर फिर नहीं पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, लिमिट पढ़ाएंगे, कैलकुलस पढ़ाएंगे, मतलब फंक्शन, फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशन सब पढ़ाएंगे फिर से आमने सामने। ये ऑनलाइन नहीं, ये तो बस उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना 12th बोर्ड में जरूरत है। जो 12th बोर्ड में से आगे का चीज है उसको हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो लगभग 2-2.5 महीना में ये कंप्लीट हो जाएगा। हमको जैसा हम पढ़ाते हैं उसके अनुसार हम समझते हैं कि अगस्त जाते जाते लास्ट होते होते 12th बोर्ड भी लास्ट हो जाएगा। सितंबर से अपना सिर्फ मेंस एडवांस का प्रिपरेशन करना, तब तक में हो सकता है क्लास स्टार्ट हो जाए। बात समझ गए सब? तो आप लोग अभी फिलहाल जो हम बोलते हैं वही बनाइए, फिर आपको आएंगे मिलेंगे तो फिर आगे बात होगा। ठीक? तो होमवर्क नोट कर लीजिए, बना के लाइएगा 4.2।